रेल रोड के प्रेसिडेंट और न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट ने भी कसम खा के बोला है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे सिर्फ 2 ही स्टेशन है। पर मुझे नहीं लगता ये बात। मुझे लगता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे 3 स्टेशन है। मैं खुद 3rd लेवल पे गया था, मैं खुद पास्ट में गया था, पर मेरे दोस्तों को भी ये बात नहीं लगता। मैंने यही बात अपने सेक्रेटरिस्ट दोस्त को बोला तो वो बोलता है, अबे चल, तू जो है रियलिटी से भागता है। रियलिटी से भागता हूँ मतलब? हाँ, तू जो है जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है, वॉर है, वरीड है, टेंशन है, आज के ज़माने में जितनी भी टेंशन है तो उससे भागने की कोशिश करता है। ये तो सच है कि इस ज़माने में बहुत सारी टेंशन है, पर कोई भागने की कोशिश क्यों करेगा? और अगर कोई कोशिश करेगा भी तो मेरी तरह 3rd लेवल पे या पास्ट में कैसे जा सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? मेरे दोस्त कहते हैं कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन करता है, ये स्टैम्प कलेक्शन भी मुझे रियलिटी से भगाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरे दादा भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, वो तो किसी रियलिटी से नहीं भागना चाहते थे। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करा करते थे। मुझे नहीं लगता कि उनको भी रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये तो गलत है कि स्टैम्प कलेक्शन करना रियलिटी से भागना है। खैर, मैं भी किन बातों में लग गया। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लेवल 3rd पे पहुँचा। ये बात पिछली गर्मियों की है। मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था। काम करते करते मैं लेट हो गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना घर चला जाए। तभी मुझे अपनी वाइफ की याद आ गई। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ये कैसे हुआ। मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 ईयर का हूँ। मैंने सोचा, यार अगर हम बस से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, क्यों ना सबवे पकड़ा जाए। हाँ, ट्रेन पकड़ा जाए, ट्रेन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। पर यार, ये ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का जो ट्रेन है ना, ये एक पेड़ की ब्रांच की तरह है। इसकी शाखाएं हमेशा फैलती रहती हैं भाई। कभी नई लॉबी, कभी नया कॉरिडोर, कभी और टनल। एक बार तो मैं एक टनल में घुस गया तो सीधा के लॉबी में निकला। एक बार जो है मैं जीथी नामक रोड पे निकला। एक बार 1 किलोमीटर लंबी टनल थी। बहुत कंफ्यूजिंग है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मैं जल्दी जल्दी अपने ऑफिस से भागते हुए निकला। मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान की तरह लग रहा था और मुझे लगता है हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मेरी तरह लग रहा होगा। सबसे पहले मैं लेवल 1 पे गया। यहाँ पे न्यू मॉडर्न ट्रेन्स थी, सब कुछ नया नया था। फिर मैं 2nd लेवल पे गया। यहाँ पे आर्च शेप के गेट बने हुए थे और यहाँ भी सब कुछ नया नया था। धीरे धीरे आगे चलते चलते मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये ग्रैंड सेंट्रल बहुत बड़ा हो चुका है। पर खैर, तभी मैं एक मोड़ पे मुड़ जाता हूँ और मुझे लग जाता है कि मैं गलत जा रहा हूँ। पर मेरा वापस आने का मन नहीं करता। मैं एक बार और वहाँ पे एक कॉरिडोर आता है, उस पर लिखा होता है 3rd लेवल। मैं थोड़ा सा नीचे जाने स्टार्ट कर देता हूँ। जो मुझे लगता है कि नहीं यार, शायद ये 2nd लेवल ही होगा, मैंने गलती से 3rd लेवल पढ़ लिया होगा। मुझे ये बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नया कॉरिडोर बन ही जाता है। 3rd लेवल पे चीज़ें अलग थी। वहाँ पे लाइट नहीं थी, वहाँ पे गैस लाइट लगा रखी थी। यार गैस लाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, बस रोशनी कम है, पर स्टाइल अच्छा है। मैं आगे चलता हूँ तो सिर्फ मुझे मैं ही दिखाई देता हूँ और कोई दिखाई नहीं देता। मेरे जूतों की आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ आ रही थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मुझे हल्की सी रोशनी नज़र आती है। चलो शुक्र है, कोई तो है वहाँ। मैं जैसे ही उस रोशनी के पास जाता हूँ तभी मैं स्टेशन में पहुँच जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, इतनी सारी दाढ़ी वाले लोग। यार मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी दाढ़ी वाले लोग नहीं देखे। वाह यार, अरे उस औरत को देखो, कितना अजीब सा गाउन पहन रखा है। उस आदमी ने कितनी अजीब सी घड़ी ले रखी है। हैंड वॉच, भाई ये तो बहुत पुरानी है, बहुत महंगी घड़ी होगी ये। अरे ट्रेन आ गई। ये क्या, लोकोमोटिव? यार लोकोमोटिव ट्रेन को बंद हुए तो कई साल हो गए और ट्रेनों के ऊपर चिमनी कब से होने लग गई यार। एक काम करता हूँ, उस न्यूज़पेपर वाले बच्चे से पूछता हूँ, ओ हीरो इधर आ, एक बार क्या मुझे आज का न्यूज़पेपर दिखाएगा? अबे यार, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को बंद हुए तो ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं। डेट क्या है? 11 जून 1894 है। यार चार्ली, इसका मतलब मैं पास्ट में आ गया। हाँ यार, मैं पास्ट में आ गया। आओ यार, ये कितनी बेहतरीन जगह है, मैं पास्ट में आ गया। यार अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होने में 20 साल है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने में 40 साल है। मैं अमेरिका के किसी भी जगह जा सकता हूँ। यार बेहतरीन जगह है भाई, पास्ट तो बहुत ही बेहतरीन जगह है। कहाँ जाऊँ? ग्लासबर्ग्स। हाँ, ग्लासबर्ग जाना बहुत सही है। यहाँ की शाम बहुत रंगीन होती है, लोग अपनी घरों से बाहर निकल के सिगार पीते हैं। वाह यार, ग्लासबर्ग जाऊँगा, सबसे बढ़िया जगह है। भैया जल्दी से 2 ग्लासबर्ग्स की टिकट दे देना। अबे ये ऐसे क्यों देख रहा है?
अच्छा ये मेरी ड्रेस को देख रहा होगा। अरे भैया जल्दी से दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ। अजीब से कपड़े पहन रखे हैं एक तो। ये लो इतने डॉलर हो गए। ये लो भाई साहब। क्या तुमने मुझे पागल समझा है? और अगर समझा है तो बहुत गलत समझा है। तुम मेरा बहुत समय तक पागल नहीं बना सकते। क्या हो गया भाई साहब? ये कोई करेंसी है? अबे यार हाँ, मेरे पास तो नई करेंसी है और इस समय तो पुरानी करेंसी चलती है। बेटा जेल भेज दूंगा। अरे सॉरी 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 सॉरी। मैं उसे नोट छीनता हूँ और मुझे याद आता है कि भैया नहीं, जेल में जाना सही नहीं है। और 1894 के जेल में जाना ना 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 बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जल्दी से भागता हूँ ये सोचते हुए कि कल दोबारा आ जाऊँगा। अगले दिन मैं बैंक में जाता हूँ और जितने भी मेरे पास करेंसी होती है $300, उसको कन्वर्ट करके $200 में ले आता हूँ पुरानी करेंसी में। अब $200 क्यों? बैंक वाला कहता है कि भैया पुरानी करेंसी अरेंज करने में $100 कम लगेंगे। $300 को मैं कन्वर्ट करता हूँ $200 में और लेके आ जाता हूँ। अगले दिन मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे। हाँ हाँ रुक जा, देख देख यहीं पे थर्ड लेवल है। एक सेकंड कहाँ गया? यहीं था रुक जा शायद यहाँ। मुझे थर्ड लेवल कहीं नहीं मिलता। मैं कई टाइम तक उसको ढूंढता रहता हूँ और मेरी वाइफ परेशान हो जाती है। फिर एक कॉमन फ्रेंड चार्ली जो साइकेट्रिस्ट था वो मेरे से मिलने आता है। मैं उसको सारी बार बताता हूँ, वो मुझसे वही कहता है कि नहीं तो रियलिटी से भाग रहा है। पर मुझे ये बात लगती नहीं है कि मैं रियलिटी से भाग रहा हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही अपनी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, तभी मुझे उसमें एक फर्स्ट डे कवर मिला। फर्स्ट डे कवर वो लेटर होता है जो पहली बार कोई स्टैम्प आता है तो लोग जो है फर्स्ट डे कवर पे चिपका के भेज देते हैं ताकि उस लेटर को कोई खोले ना। एक सेकेंड यार, ये फर्स्ट डे कवर तो मेरे पास कभी था ही नहीं। खैर खोल के देखता हूँ। मैंने खोल के देखा तो उसमें चार्ली का लेटर था। उसमें लिखा था, तुम सही थे, ये सच है, मैंने तीसरा लेवल ढूंढ लिया है। मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और यहाँ पे लोग शाम को गाना गाते हैं। बहुत ही बेहतरीन जगह है। चार्ली, लुइसा वापस आ जाओ, यहीं पे तुम हमारे साथ रहो। और यहाँ पे मेरी साइकेट्रिस्ट की जॉब की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे पैसे कन्वर्ट कर चुका था। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करो। विश्वास करो, तुम्हारा प्यारा सैम। यार चार्ली थर्ड लेवल पहुंच गया। उस टाइम बाद मुझे पता चलता है कि चार्ली ने करेंसीज को चेंज भी किया था। यार वो कितनी बेहतरीन जिंदगी जी रहा होगा ना थर्ड लेवल में, ग्लास बॉक्स में। एक दिन मैं भी जाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस फाइनली एक और एनिमेटेड वीडियो। ये है आपका चैप्टर द टाइगर किंग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इसे। तो हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलाफत सत्य विजहारी समहारी सर जलानी जंग जंग बहादुर, ओए होए 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 क्या नाम है यार। ये थे प्रतिबंधापुरम के महाराजा। इतना लंबा नाम याद नहीं होता ना, किसी को भी नहीं होता। इनको सब लोग प्यार से टाइगर किंग कहा करते थे। टाइगर किंग आखिर जलानी जंग जंग बहादुर का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा? आइए इसके पीछे की कहानी बताते हैं। ये बात तब की है जब प्रतिबंधापुरम के महाराजा मात्र 10 दिन के थे। तो उनकी भविष्यवाणी के लिए एक जोशी को बुलाया गया। इस भविष्यवाणी को देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा थे। जोशी ने कहा, अरे ये तो योद्धाओं का भी योद्धा होगा, ये तो राजाओं का भी राजा होगा, अरे ये तो सूरवीरों का भी सूरवीर होगा। लेकिन क्या महाराज? लेकिन एक दिन ये बच्चा मरेगा। तभी एकदम से चमत्कार होता है। वो 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है, All those who are gone will have to die one day. इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही है। There could be no sense. ये कोई सेंस वाली बात नहीं है। If you tell me the manner of death, यदि तुम मुझे बताओ कि मैं मरूंगा कैसे, तब मैं मानूं तुम जोशी हो। अबे भाई ये तो बोल पड़ा। हाँ यार 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा, चमत्कार हो गया। रुक जा बताता हूँ कैसे मरेगा। ये जो बच्चा है ये बुल की राशि में पैदा हुआ है और बुल और टाइगर्स दोनों एनिमीज होते हैं। तो एक दिन ये बच्चा टाइगर के हाथों मारा जाएगा। All the tiger beware. जितने भी टाइगर हो सब सावधान हो जाओ। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो वो बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था इस समय, तो बिल्कुल इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश तौर तरीके से रहता है, इंग्लिश चम्मच में खाना खाता है, हर प्रॉपर वे में जो है उसका इंग्लिश चाल चलन होता है। जब बच्चा महाराजा बनता है तो उसे भविष्यवाणी बताई जाती है कि महाराज बचपन में एक भविष्यवाणी हुई थी, आप देख लो उसको। महाराजा जो है जंगल में जाते हैं, एक टाइगर को मार के लाते हैं और जोशी के पास पटक देते हैं। क्या भाई देख, तू कह रहा था मैं टाइगर के हाथों मारा जाऊंगा, देख
मैं टाइगर को मार दिया। तुम इसके जैसे 99 टाइगर्स और मार सकते हो। क्यों? उसके बाद 100वां टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा। अच्छा, और अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैंने पढ़ाई की है वो सब बेकार है, अपनी छुट्टियाँ उटियाँ कटवा लूंगा और बस तुम्हारे यहाँ मैनेजर बन जाऊंगा। लगी शर्त? लगी भाई लगी। 100वां टाइगर तुम्हारी जान ले लेगा। ठीक है ठीक है, अब 100वां टाइगर मार के ही आऊँगा। प्रतिबंधापुरम के राजा जो हैं टाइगर मारने में व्याकुल हो जाते हैं। 1 मार दिया, 2 मार दिया, 20 मार दिए, 25 मार दिए, 30 मार दिए, 40 मार दिए, ऑलमोस्ट 50 मार दिए। 50 मार दिए, सब कुछ सही चल रहा था, ऑलमोस्ट 50% काम हो चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक मोड़ आता है। हे दीवान, मेरे को एक टाइगर मारने का है और उसके साथ फोटो खिंचवाने का है। अरे आपको पता नहीं है प्रतिबंधापुरम में टाइगर मारना बैन है? हाँ मुझे पता है, पर मुझे ये भी पता है यहाँ पे बहुत सारी टाइगर्स हैं, तो एक टाइगर मारना है, फोटो खिंचवानी है यार, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, हमारे राजा जो हैं कभी इस बात को नहीं मानेंगे। यार देखो, फोटो खिंचवानी है, क्या दिक्कत है? आप जाओ राजा से बात कर लो। राजा साहब, एक टाइगर और फोटो खिंचवानी है, करवा दो। नहीं, हमारे यहाँ टाइगर मारना बैन है, पता नहीं है तुम्हें? हाँ जी साहब, पता तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम हाथी बोलो, चीता बोलो, लोमड़ी बोलो, मच्छर तक बोलो, अबे उसके साथ फोटो खिंचवा देंगे, लेकिन टाइगर नहीं, टाइगर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो साहब एक काम करते हैं, टाइगर आप मार दो, फोटो मुझे खिंचवा लेने दो। नहीं 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 नहीं, तुम फोटो औरों को दिखाओगे और लोग भी इन्फ्लुएंस होकर आ जाएंगे। ना ना, हम ये नहीं कर सकते। जाओ जाओ, नहीं करते नहीं करते। साहब पागल हो गए हो क्या? हाई रैंकिंग ब्रिटिश अफसर है, हाई रैंकिंग। तुम यहाँ पे तलवार चलाता जाओगे, बंदूक मार के निकल जाएगा, ये तुम्हारा राज्य छिन जाएगा महाराज, ऐसा मत करो। टाइगर मारने दो। नहीं नहीं, हाँ मैं नहीं मारने दूंगा, और लोग आ जाएंगे यार। तो क्या करें, तू बता क्या करें? एक काम करते हैं, इसकी वाइफ को पटा लेते हैं। अबे चल चल, मैं कैसे पटा लूँ? अरे समझे नहीं आप, इसकी वाइफ को कुछ गिफ्ट विफ्ट कर देते हैं। हाँ वेरी गुड, और कह देंगे अपने हस्बैंड को संभाल के रखो। बहुत सही बहुत सही। लेकिन गिफ्ट क्या करेंगे? साहब कोई अंगूठी अंगूठी गिफ्ट कर दो। अरे हाँ, कलकत्ता में मेरा एक जानने वाला है, वहाँ पहुँचा, वहाँ से अंगूठी लिया। अब दीवान वहाँ जाता है तो वहाँ पे बहुत सारी अंगूठियाँ दिखते हैं, तो उसे सारी अच्छी लग जाती हैं, तो सारी ले आता है। महाराज ये देखो। अबे इतनी सारी क्यों ले आया? अरे महाराज, आप एक आध सेलेक्ट करो और बाकी वापस कर देंगे। वेरी गुड, दिमाग तो है तेरे पास। यार सारी अच्छी लग रही हैं, क्या करें? महाराज साड़ी दे दे क्या? पागल है क्या? कम से कम 3-4 लाख की होगी, साड़ी कैसे दे दें? हम साड़ी दे देंगे, वो लेडी जो है एक आध सेलेक्ट करेगी, बाकी वापस कर देगी। अब राजा जो है सारी अंगूठियाँ दे देता है और लेडी का 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता। 1 महीने बाद वो थैंक यू का लेटर भेज देती है और अंगूठी नहीं भेजती। अबे अबे बाकी अंगूठियाँ कहाँ हैं? महाराज लगता है उन्होंने उसने सारी अंगूठी रख ली। अबे यार 3 लाख का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं महाराज, राज्य तो बच गया। अब 50 मार चुका था, 60 मार दिए, 65 मार दिए, 70 मार दिए, ऑलमोस्ट 70 मार दिए। अब हमारे यहाँ प्रतिबंधापुरम के राज्य में टाइगर्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब मुसीबत की ओर कौन काम आता है? दीवान साहिब जी उस्ताद, मेरे को शादी करने की है। उस्ताद मेरी ऑलरेडी जो है 3 शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हैं, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। अबे तो पागल है क्या? तेरे से शादी कौन करेगा बे? हैं? अबे मेरे को किसी शाही खानदान में शादी करनी है, एक ऐसी रॉयल फैमिली में शादी करनी है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हो। तो राजा की जो है ये इच्छा पूरी हो जाती है, उसको एक ऐसा राज्य मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स होते हैं, शादी हो जाती है। अब जब भी वो अपने ससुराल जाता है, ससुराल ही होता है ना वो, हाँ, अब जब भी वो अपने ससुराल जाता है तो 2-3 टाइगर्स मार के ले आता है। ससुर भी सोचता होगा मेरे लिए आ रहा है, टाइगर्स के लिए आ रहा है। 2 मारे, 3 मारे, तो ऑलमोस्ट 70 मार चुका था। तो 75, 80, 85, 95, 95, 96, 97, 98, 99, 99 टाइगर्स मार देता है। अब प्रतिबंधापुरम में कोई टाइगर नहीं बचा। राजा परेशान, क्या टाइगर बचा ही नहीं है। वो लैंड टैक्स डबल कर देता है कि भैया किसान लोग जो हैं या प्रतिबंधापुरम के जो लोग हैं वो कहीं से भी टाइगर नहीं ढूंढ रहे हैं, तो भैया हमें जो है लैंड टैक्स डबल करना है कि टाइगर लेके आओ। कहीं से नहीं मिलता। अब मुसीबत को कौन काम आता है? दीवान, बुलाओ उसे। दीवान साहिब जी उस्ताद, मेरे को एक टाइगर चाहिए। उस्ताद मैं कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, कहीं से भी टाइगर लेके आ, वरना टाइगर की खाल तेरे को पहना के तेरे को गोली मार दूंगा मैं। तो दीवान जो है वो बिना किसी को बताया मद्रास में, चेन्नई में पीपल्स पार्क से एक बूढ़ा सा टाइगर लेके आ जाता है और उसे प्रतिबंधापुरम के जंगलों में छोड़ देता है। महाराज की जय हो। महाराज मैंने अभी अभी प्रतिबंधापुरम के जंगलों में एक टाइगर देखा है, जाइए और जाके उसे मार दीजिए। क्या बात कर रहा है यार, सही में? चल ठीक है। अब राजा जो है पूरे अपने आर्मी वार्मी के साथ आता है कि जाओ यार उसे मारेंगे, मतलब मारूंगा तो मैं ही, पर तुम लोग जाके पूरे राज्य में घुमाओगे कि देखो मैंने उसे मार दिया।
राजा जाता है, अपना बंदूक उठाता है और टाइगर पे निशाना लगाता है और गोली मार देता है। टाइगर गिर जाता है। जाओ लेके आओ उसे। अबे ये तो मरा ही नहीं। अबे हाँ यार, ये तो मरा ही नहीं। अबे ये इतना बूढ़ा है कि गोली की आवाज़ सुन के बेहोश हो गया। रुक जाओ, राजा को बुला दो। अबे पागल हो गया है क्या? राजा को क्यों बुला दो? अबे क्यों? अबे राजा को बुलाओगे, राजा को बेइज्जती फील होगी। वो पहले हमें गोली मारेगा, फिर टाइगर को मारेगा, फिर क्या करें? अबे उसकी नज़र में तो मर गया ना। हाँ, ऐसे ही मार देते हैं। तो क्या होता है, सिपाही लोग देखते हैं कि टाइगर मरा हुआ नहीं है तो उसे खुद मार देते हैं। राजा की नज़र में टाइगर मर चुका है, पर इन रियलिटी टाइगर नहीं मरा। अब काफ़ी टाइम बीत जाता है और उसके बेटे का तीसरा बर्थडे होता है। यार मैंने आज तक अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाया सही से, टाइगर्स के चक्कर में। इस बार मनाऊंगा। तो राजा जो है प्रतिबंधापुरम में जाता है और बहुत अच्छी दुकान देखता है, कहीं से कुछ मिल जाए। तो उसे खिलौने की दुकान मिलती है। खिलौने की दुकान पे उसे एक लकड़ी से बना हुआ बेकार सा टाइगर दिखाई देता है। वो उसे सस्ते टाइगर को महंगे प्राइस पे खरीद लेता है, क्योंकि राजा जी आए हैं दुकान में तो भैया सस्ता थोड़ा ना बताऊंगा। तो दुकानदार उसे बहुत महंगा प्राइस बताता है और राजा उसे खरीद लेता है। जब वो बच्चे के साथ खेल रहा होता है उस टाइगर के साथ, तो राजा जी की उंगलियों में लकड़ी की जो घास होती है वो चुभ जाती है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है और राजा जी बेड पे आ जाते हैं। अब मुसीबत को कौन काम आता है? जी हाँ, दीवान साहिब। बुलाओ दीवान साहिब। हाँ जी राजा जी। दीवान साहिब, तुम्हें पता है मेरी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। हाँ जी राजा जी। ठीक कर दो यार, टेंशन ना लो, हम ठीक कर देंगे इन्फेक्शन को। 3 डॉक्टर बुलाए जाते हैं। डॉक्टर जो है तसल्ली से उनका ऑपरेशन करते हैं। घंटों ऑपरेशन चलता है और एकदम से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, इन्फेक्शन ठीक हो गया। वाओ, लेकिन राजा मर गया है। जी हाँ गाइस, यही था चैप्टर दैट्स इट। आई होप आपको मजा आया होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। मैंने रसिया के रिसर्च वेसल में अपनी जर्नी स्टार्ट की। मेरी शिप का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की और हम जा रहे थे दुनिया के सबसे बेहतरीन, दुनिया की सबसे ठंडी और दुनिया के सबसे अलग मौसम वाली जगह पे। क्या था इस जगह का नाम? इस जगह का नाम था अंटार्कटिका। हमारी जर्नी 13.9 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, जो मद्रास में कहीं स्थित है, स्टार्ट हुई। हमने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और न जाने कितने हजारों करोड़ जीवों को क्रॉस किया होगा। फिर जाके हम अंटार्कटिका के धरती पर अपने कदम रख पाए। मुझे कम से कम 100 घंटे लगे होंगे। इन 100 घंटों में मैंने कार से, प्लेन से, शिप से सफर किया। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी इस ट्रैवल से, पर जैसे ही मैं अंटार्कटिका पहुंची, मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ वाइट लैंडस्केप, सिर्फ और सिर्फ पीस। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी और खूब सारा अकेलापन। यार आपको पता है ये कितनी ही अजीब बात है ना कि हम पहले एक हुआ करते थे। हाँ, आज से कम 650 मिलियन वर्ष पहले अंटार्कटिका नाम की कोई जगह नहीं हुआ करती थी। पहले हुआ करता था एक बहुत बड़ा कंटिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना। जी हाँ, उस समय मानव नहीं थे। उस समय इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग था। उस समय अलग प्रकार के पेड़ पौधे हुआ करते थे। गोंडवाना 500 मिलियन वर्ष तक फलता फूलता रहा और लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद डायनासोर्स मर गए और फिर धीरे धीरे लैंडमास टूटते रहे और जाके कंट्रीज बन गए। वही कंट्रीज जो हम आज के जमाने में देखते हैं। यार अगर आपको मानव का इतिहास जानना है, अगर आपको इस पृथ्वी का इतिहास जानना है, तो आप सभी लोगों को एक बार अंटार्कटिका आना चाहिए। यहाँ पे आके आपको पता चलेगा हमारा पास्ट कैसा था। यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे गोंडवाना एक बहुत बड़ा महाद्वीप था। यार कितना ही बेहतरीन नज़ारा हो सकता था ना वो, जहाँ पे गोंडवाना अलग हो रहा होगा और यहाँ इंडिया बन रहा होगा और इतने बड़े बड़े हिमालय पर्वत बन रहे होंगे। मतलब ये कैसे बन रहे होंगे इसकी कल्पना भी करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यहाँ अंटार्कटिका में ना ही कोई मानव है, ना ही पेड़ है, ना ही बिल्डिंग है, ना ही समय है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है, वो है खामोशी। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव मिलते हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। यहाँ छोटे से छोटे प्राणी से लेके दुनिया के सबसे बड़े ब्लू व्हेल भी यहीं पाए जाते हैं और यहाँ के ग्लेशियर्स दुनिया में सबसे बड़े हैं। आपको पता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे ग्लेशियर इतना बड़ा है जो बेल्जियम स्टेट से भी बड़ा है। यार कितना ही बेहतरीन है ना ये अंटार्कटिका। मैं आप लोगों से कहती हूँ कि एक बार जरूर
अंटार्कटिका आके देखो या एक बार इसके बारे में पढ़ के देखो। हम मानव का जन्म 12,000 वर्ष पहले हुआ और हमारे आते ही हमने पृथ्वी पे तहलका मचा दिया। हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया, हमने नगर बनाए, हमने शहर बनाए, हमने बिल्डिंग बनाई, हमने पेड़ों को काटा और धीरे धीरे हमारी आबादी इतनी बढ़ गई कि हमने पूरी पृथ्वी के इन्वायरमेंट सिस्टम को ही खराब कर दिया। हमने इतना ज़्यादा कार्बन क्रिएट कर दिया है कि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। अगर आपको अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है तो आप अंटार्कटिका आइए। अगर आप अंटार्कटिका आएंगे तो आपको अपना पास्ट दिखाई देगा कि कैसे गोंडवाना यहाँ रहा करता था, आपको प्रेजेंट दिखाई देगा कि कैसे अंटार्कटिका इतनी बेहतरीन जगह है और आपको फ्यूचर भी दिखाई देगा कि कैसे हम इस अंटार्कटिका को, इस पृथ्वी को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हमने इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि अब इसको बचाना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता जा रहा है। मैं आपको एक बार बताती हूँ, जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जिंदगी में हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे जीवन को कई बार बचा देती है। उसी तरीके से यहाँ पे एक बहुत छोटा प्लांट है जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन एक इतना छोटा प्लांट है कि ये पूरे इकोसिस्टम को बचा के रखे हुए हैं। आप सोचते होंगे ये कैसे, कि इतने बड़े अंटार्कटिका को एक छोटा सा पौधा कैसे बचा रहा है। बेसिकली ये फाइटोप्लैंक्टन इन्वायरमेंट से कार्बन को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है और इसकी संख्या बहुत बड़े लेवल पे होती है। तो ये छोटा सा पौधा पूरे अंटार्कटिका को बचा रहा है और हम लोग पूरे अंटार्कटिका को तबाह करने पर तुले हुए हैं। इतना ज़्यादा हमने डेवलपमेंट कर दिया है कि धीरे धीरे इन्वायरमेंट खत्म होता जा रहा है। आप लोग आओ और एक बार देखो कि कैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई। दरअसल हमारा एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमारा मेन मोटिव यही था कि हम आगे आने वाली जनरेशन को ये दिखा सकें कि ग्लेशियर्स सही में पिघल रहे हैं। हम उनको ये फील करा सकें कि देखो पृथ्वी कितनी खराब होती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम पे ऐसा आएगा पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस प्रोग्राम में 52 स्टूडेंट्स थे जो अलग अलग जगह से आए थे। मुझे याद है कि जब हम शिप में चल रहे थे, अंटार्कटिका पहुंचने ही वाले थे, तभी हमारी शिप्स पानी में ग्लेशियर्स की वजह से जम जाती है। हमारा मास्टर कहता है कि आप लोगों को यहीं से उतर के पैदल चलना होगा। और हम लोग जब वहां से उतरे तो हमारे नीचे पूरा का पूरा समुद्र चल रहा था और मैंने अपने नीचे न जाने कितने सारे जीवों को चलते हुए देखा। जब मैं उन ग्लेशियर्स पे चल रही थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पे चल रही हूँ। मैंने वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को देखा जो धूप सेक रहे थे। मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को देखा जो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखे थे। यार कितनी बेहतरीन जगह है ना ये अंटार्कटिका। आप लोग देखो कि कैसे हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ठीक करने की कोशिश करो। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मेरा नाम है डॉक्टर सडाओ। मैं एक जापानीज़ हूँ। मेरा घर जापान के एक आइलैंड पे था। ये घर पूरे जापानीज स्टाइल में एक सबसे बड़े रॉक के ऊपर बनाया गया था। मेरा पूरा बचपन इसी आइलैंड पे गुजरा। यहाँ के पेड़ों पे मैं चढ़ा करता था, खेला करता था। मुझे आज भी याद है मेरे डैड हमेशा मुझे इस आइलैंड पे ले जाया करते और मुझसे कहते, बेटा ये जो जगह है ये जापान का फ्यूचर डिसाइड करेगा। मैं उन दिनों डैड से हमेशा पूछा करता, पापा हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा? क्या पता कहाँ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर और कामयाबी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो तुम जितना सोचोगे वो उतना ही बड़ा होगा। ये बात मेरे जहन में हमेशा क्लियर रह गई कि किसी भी इंसान के फ्यूचर की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप जितना बड़ा सोचेंगे आपका फ्यूचर उतना ही बड़ा होगा। मेरे डैड काफ़ी एम्बिशियस पर्सन थे, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में वही करने का सोचा जो मेरे डैड ने कहा। ऐसा नहीं था कि मेरे डैड बहुत फ्रेंडली थे, ना, बिल्कुल ना। इवन वो तो मेरे साथ खेला भी नहीं करते थे। लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं की, क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उनका सपना था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूँ, इसलिए उन्होंने मुझे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया ताकि मैं वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकूँ। जब मैं 30 साल का हो गया तब मैं वापस जापान आया और फाइनली मैंने उनका सपना पूरा किया। मेरे डैड शुरू से ही ये चाहते थे कि मैं जापान का नंबर 1 सर्जन बनूं। उनके इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं जापान का नंबर 1 सर्जन था और साइंटिस्ट भी था। अब आप सोचेंगे कि साइंटिस्ट कैसे, तो मैं आपको बता दूं, मैं एक खोज कर रहा था कि किसी भी इंसान की चोटों को पूरी तरीके से ठीक कैसे किया जा सकता है। आज जापान वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ है, तो ऐसी खोज को सफल बनाना अपने आप में जापान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉर चल रही है तो मेरा काम बैटलफील्ड में ज़्यादा होगा, मैं वहाँ क्यों नहीं गया? तो मैं आपको बता दूं, इसके 2 रीज़न है। पहला ये कि अगर मैं बैटलफील्ड में चला गया
आर्मी की हेल्प करने के लिए तो मैं इस खोज को जारी नहीं कर सकता। और दूसरा ये, हमारे जापान के जनरल, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनको कभी भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी। इन्हीं दोनों वजह से मैं जापान में ही रुका रहा। खैर मैं भी किन बातों में लग गया। मैं अपने आइलैंड के बारे में बता रहा था। कितना ही ब्यूटीफुल प्लेस है ना यार, एक आइलैंड जिस पर मेरा घर है। घर के चारों तरफ ब्यूटीफुल गार्डन है, गार्डन के आगे इतना बड़ा समुद्र है, और आजकल तो समुद्र के ऊपर काले बादल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं शाम के समय। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं और ये फॉग, ओए होए क्या नज़ारा होता है। मैं रोज़ शाम को इस नज़ारे को देखने के लिए अपने घर से बाहर खड़ा हो जाता हूँ, और तब तक देखता रहता हूँ जब तक समुद्र से आते हुआ फॉग मेरे घर तक ना आ जाए। और जब फॉग मेरे घर तक आ जाता है तो मैं अंदर अपनी वाइफ हाना और अपने दोनों बच्चों के पास चला जाता हूँ। मेरी लाइफ बहुत ही सुकून भरी लाइफ है। चलो यार, आज की शाम भी इन सब ख्यालों में बीत गई। चले अंदर अपनी पूरी फैमिली के पास। लेकिन जैसे ही मैं ये बात कहने वाला होता हूँ तभी मेरी वाइफ हाना घर से बाहर निकलती है। वो अपनी ब्यूटीफुल आंखों से मेरी तरफ देखती है और स्माइल करती है, और बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ लेती है। ओए होए होए, क्या बेहतरीन नज़ारा था ये। एक अच्छी वाइफ है हाना। आपको पता है, मैं हाना से पहली बार अमेरिका में मिला था। हाँ जी, हमारी लव मैरिज हुई है, लेकिन मैंने अमेरिका में हाना से अपने दिल की बात तब तक नहीं की जब तक मैंने ये कंफर्म नहीं कर लिया कि हाना एक जापानीज़ ही है। क्योंकि जापान में शादी सिर्फ जापानीज़ से ही होती है, और मेरे डैड भी इसी बात को मानते हैं, और मैं भी। ये तो मेरा लक था कि हाना भी एक जापानीज़ निकली। हाना मुझे पहली बार अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिली थी। मुझे आज भी याद है प्रोफेसर हार्ली का घर। वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। वो फॉरेनर्स की हमेशा हेल्प करा करते थे। उनके घर पे मुझे पहली बार हाना मिली, और मुझे इससे पहली बारी में ही प्यार हो जाता है। और फिर हमने अपनी पढ़ाई पूरी की, और जापान में आके डैड की परमिशन के बाद पूरे रीति रिवाज से हम क्या दिख रहा है? शादी की, और आज हमारे 2 बच्चे हैं, एक ब्यूटीफुल लाइफ है, और क्या ही चाहिए यार। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही हम अंदर जा रहे होते हैं तभी समुद्र की तरफ से कुछ ब्लैक शैडो बाहर निकलता है। नो डाउट ये कोई आदमी होगा जो समुद्र की लहरों से बाहर निकला होगा। वो आदमी कुछ कदम आगे चलता है, फिर अचानक से गिर जाता है। सदाव, सदाव वो कौन है? एकदम से वो आदमी घुटनों के बल चलते हुए दोबारा दिखता है, और फिर दोबारा मुंह के बल गिर जाता है। हो सकता है एक फिशरमैन हो, और ये भी हो सकता है कि वो पत्थरों से टकरा के उसे चोट लग गई हो। फिर हम दोनों भागते हुए उस आदमी के पास पहुंचते हैं, और जैसे ही हम उसके पास पहुंचते हैं हमें आइडिया हो जाता है कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा चोट लगी है, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी पे खून ही खून था। उसका फेस मिट्टी की तरफ था, वो हमारे सामने उल्टा पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको सीधा कर देता हूँ ताकि मैं उसका फेस देख सकूँ। लेकिन जैसे ही मैं उसके फेस को देखता हूँ मैं काँप जाता हूँ। सदाव, सदाव ये तो अमेरिकन है। हाँ हाँ ना, तुम सही कह रही हो। ये तो एक वाइट मैन है। इसके येलो बाल, इसकी येलो बियर्ड, यार शिट यार, ये तो सच में एक अमेरिकन है। इसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, इसके शोल्डर्स पे गोली भी लगी हुई है। यार सदाव क्या करे, इसके बॉडी के हर हिस्से से खून निकल रहा है और आसपास कोई है भी नहीं। क्या करे सदाव, क्या करे? बोलो यार, कुछ तो बोलो, क्या करे? मैं बिल्कुल खामोश होता हूँ। बिना कुछ बोले उसकी बॉडी के एक हिस्से में जहाँ से लगातार खून निकल रहा था, मैं किसी चीज़ से उसको ढक देता हूँ। क्यों ना इसे पानी में दोबारा फेंक दिया जाए? हाँ तुम सही कह रहे हो सदाव, इसे उठाओ और दोबारा पानी में ही फेंक दो। क्योंकि देखो इसे हम घर तो ले जा नहीं सकते, और पुलिस को दिया तो ये 100% मर जाएगा। घर में रख नहीं सकते और पुलिस को दे नहीं सकते, इसलिए काम करो, इसे दोबारा पानी में ही फेंक दो। मेरी नज़र उस बंदे के कैप पे जाती है जिस पे लिखा होता है US नेवी। हाना ये निश्चित ही एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, और इसको वॉर में कैद किया गया होगा। अब हाना जल्दी बताओ क्या करें? बता तो दिया, उठाओ और फेंक दो। फेंक दो? अकेले कैसे फेंक दो? तुम भी तो उठाओ। मैं नहीं उठा सकती इसे, मैं नहीं टच करूंगी इसको। यार हाना, अगर ये ठीक होता ना तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के पुलिस के हवाले कर देता, बिकॉज ही इज़ माई एनिमी। इवन ऑल अमेरिकन आर आवर एनिमीज यार। बट इसके फेस को देखो, इसको कितनी चोट लगी है यार। मुझे डर लग रहा है हाना, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाना अगर तुम कहो तो क्या मैं इसे अपने घर ले जाऊँ, इसका इलाज कर दूँ? अच्छा, और अगर सर्वेंट्स कुछ कहेंगे तो? यार हम कह देंगे ना, इसको ठीक करने के बाद हम पुलिस के हवाले कर देंगे, और फिर हम उसे उठा के घर पे ले जाते हैं। लेकिन सदाव इसे रखेंगे कहाँ? इसे हम एक काम करते हैं, अपने डैड के रूम में रखते हैं। जब से डैड गए हैं तब से वो रूम भी खाली है। वो रूम इसके लिए बिल्कुल ठीक होगा।
वैसे भी वो पुराने जापानीज स्टाइल का रूम है, काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और फिर हम उसको उस रूम में रख देते हैं। सदाओ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत गंदा है और इसकी बॉडी देखो, हर तरफ ब्लड ही ब्लड। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो हाना, हमें पहले इसको साफ करना चाहिए। एक सेकेंड, हमें से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो नहीं करने वाली साफ इसे, मैं तो टच भी ना करूं इसे। हाँ हाँ ना, तुम सही कह रही हो, हम इसे टच भी नहीं करने वाले। ये काम हम नौकरों से करवा लेते हैं। एक काम करो, तुम जाके यूमी से कह दो, वो कुछ देर बच्चों को छोड़ देगी और यहाँ आके हमारी हेल्प कर देगी। तब तक मैं इसके ब्लड को रोकने का उपाय करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। मैं अपना हाथ उसके सीने पर रखता हूँ और फिर धक्का देता हूँ। देखो यार, अभी दिल की धड़कन तो चल रही है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। यूमी, तुम ये सब काम छोड़ो और मेरे साथ चलो। और सुनो, अपने साथ एक गर्म पानी और टॉवल भी ले लेना और जल्दी आओ व्हाइट मैन के रूम में। ओ मेम साहब, मैं नहीं करने वाली साफ वाफ ये आदमी को। यूमी, तुम मेरी नौकरानी हो। हाँ तो नौकरानी हो तो कुछ भी करवा लोगे क्या? यार हाना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कर, कहीं ये जाके किसी से कंप्लेन कर देगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके यूमी, तुम मत करो, वैसे भी इसे ठीक होते ही हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अच्छा यूमी, तुम जाओ और जो तुम्हारा काम है तुम वो करो। यार यूमी को लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती। हाँ, बेवकूफ़ लोग, मैं बहादुर हूँ, मैं ये काम कर लूँगी। हाँ हाँ ना, मैं ये काम कर लूँगी। आखिर ये इंसान ही तो है, वाइट मैन है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। और फिर मैं गर्म पानी से उसके फेस को और उसके बॉडी को साफ करती हूँ। अरे हाना, तुम इसे क्यों साफ कर रही हो? तुम कहाँ गए थे? अरे यार, मैं सर्जरी का सामान लेने गया था। चलो सुनो, तुम जल्दी से एक साफ टॉवल लेके आ जाओ और मैं लग जाता हूँ इसकी बॉडी के ऑपरेशन में। हाँ ना, सुनो मेरी एक बात सुनो, अगर ये चिल्लाए चीखे तो इसे एनेस्थीसिया दे देना। पर मुझे तो देना ही नहीं आता। अरे बहुत आसान है, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसकी बॉडी से एक गोली निकालना बहुत ज़रूरी है। इसका खून निकलता जा रहा है, गोली नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगी। उसकी बॉडी से लगातार खून निकल रहा था, ये देखकर हाना के फेस पीला पड़ गया और वो जल्दी से जाके बाहर उल्टी करने लग जाती है। और जैसे ही वो उल्टी करके आती है, इसी बीच वो अमेरिकन चिल्लाता है और मेरी बहादुर बीवी रूम में आके कहती है, बताओ कहाँ है एनेस्थीसिया, कैसे देते हैं इसे? हाँ हाना, बहुत आसान है, एक कॉटन पर इसे लगा कर इसके मुंह पे रख दो। यार, अपनी वाइफ की इस बहादुरी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे एकदम से उसकी बॉडी में से एक गोली मिल जाती है। ओ माय फ्रेंड, मुझे ये गोली मिल गई, ये किडनी के पास है। फाइनली गोली तो निकल गई। फिर मैं उसे एक इंजेक्शन देता हूँ ताकि उसका पल्स रेट बढ़ सके और फिर जहाँ जहाँ खून निकल रहा था सब जगह पट्टी कर देता हूँ और फिर थोड़ी देर में उस अमेरिकन को हल्का हल्का होश आने लग जाता है। मैं कहाँ हूँ? डरो मत, हम कुछ नहीं करने वाले आपके साथ। और फिर मैं उसे अपने हाथों से थोड़ा खाना खिलाते हुए सोचती हूँ कि यार मुझे नफ़रत हो रही है ये सब काम करते हुए, बट फिर भी पता नहीं क्यों मैं ये काम कर रही हूँ। खैर, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। वो अमेरिकन हमसे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? देखो हीरो, हमें खुद नहीं पता हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, पर अभी तो इलाज कर रहे हैं तुम्हारा। और फिर हम दोनों उस रूम से निकल जाते हैं। यार हाँ ना, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? हमें सिखाया गया है कि हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए, अब चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। हाँ ना, हम ठीक कर रहे हैं ना? हाँ सदाओ, यू आर राइट, बट हमारे सर्वेंट्स और बाकी लोग शायद ये बात ना समझे। अगले दिन सभी सर्वेंट्स के गार्डन में एक मीटिंग चल रही थी। ओल्ड गार्डनर कहता है, मैं इसको इसके पापा के टाइम से जानता हूँ, वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, इवन सदाओ भी एक अच्छा इंसान था, पर कुछ भी हो उसको बचाना नहीं चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सदाओ अपनी एबिलिटी पे कुछ ज़्यादा ही घमंड करता है। हाँ और क्या, इन लोगों ने ये तक नहीं सोचा कि इन लोगों के साथ कुछ हो जाए तो इनके तो बच्चों का क्या होगा। अब धीरे धीरे ये अमेरिकन ठीक हो रहा था। आज इसको आए हुए 7 दिन हो जाते हैं और 7वें दिन 2 इंसिडेंट होता है। पहला ये कि सभी सर्वेंट्स मन बना लेते हैं कि उनको घर छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन है। सब अपना अपना पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। यूमी जाते जाते उदास होकर कहती है, ओ मेम साहिब, अगर आपके बच्चों को मेरी याद आए तो बुला लेना, मैं आ जाएगी। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, तभी हमारे घर पे एक नॉक नॉक होती है। कौन है बाहर? एक आर्मी मैन। यार आर्मी मैन आया है कोई? हेलो सदाव सर, जनरल को हार्ट अटैक आया है, आप जल्दी से मेरे साथ चलें। ओह, तो आप बस इसलिए आए हैं? मिस आना, आपको ये बस लगता है? जनरल को हार्ट अटैक आया है, क्या ये बस है? अरे माफ करे, हाना थोड़ी सी पागल है। ओए चुप हो जा, पागल है क्या? सदाओ, मैं बच जाऊंगा ना? हाँ सर, आप इस बार तो बच गए हैं, लेकिन अगली बार अटैक आया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यार ऐसा मत कहो, मेरी जान बचा लो, उसके बदले तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा।
सर पक्का? हाँ पक्का, बताओ क्या करना है। फिर मैं जनरल को सारी बात बता देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, आखिर तुम मेरे डॉक्टर हो। एक काम करते हैं, उसे मरवा देते हैं। मैं कुछ बंदे भेजूंगा, तुम्हारे घर पे रात को आएंगे और उसे चुपचाप मार के चले जाएंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को तुम पे शक भी नहीं होगा। बस तुम उसे बाहर वाले रूम में सुला देना। थैंक यू सो मच सर। अगर हाना को शक भी हुआ तो मैं कह दूंगा हो सकता है भाग गया हो। चलो फाइनली इस बंदे से आज हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है। मैं उसको बाहर के रूम में सुला देता हूँ। रात को काफ़ी तेज हवाएं चल रही होती हैं, उस रूम से काफ़ी आवाज़ आती है। मैं समझ जाता हूँ कि बंदे आ गए हैं उसको मारने के लिए। लेकिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं देखता हूँ अमेरिकन अभी भी वैसे ही सो रहा है। ये हवाएं बस विंडो के खुलने की वजह से आ रही थी। नेक्स्ट डे दोबारा सेम चीज़ होती है, लेकिन जब मैं दोबारा देखता हूँ तो सुबह कुछ नहीं होता। ये सेम चीज़ 3 दिन चलती है और 3 दिन कुछ भी नहीं होता। अब मुझे लगता है कि मुझे उस अमेरिकन को अब वापस भेज देना चाहिए। यहाँ रुकना सही नहीं है। भाई सुन, अब तो हो चुका है ठीक, अब तू आराम से यहाँ से जा सकता है। सामने एक आइलैंड है, दिख रहा है तुझे? वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट आती जाती रहती है, उसमें बैठ जाइयो। बट भैया हम वहाँ जाऊँगा कैसे? अबे टेंशन ना ले। और सुन, ये ले बोट, खाना और टॉर्च। ये टॉर्च कहाँ है भैया? अरे मान ले तू साइलेंट पे अकेला हो, खाना भी ना हो, तो तू फ्लैश कर दियो 2। मैं रोज़ शाम को यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं तेरे को देख लूँगा और खाना भिजवा दूंगा। और सुन, गलती से भी आग वाग मत जलाइयो, वरना कोई ना कोई तेरे को पकड़ लेगा धुआं सुनते ही। भैया दिल से थैंक यू भैया, आपने हमारी जान बचा ली। चल चल बेवकूफ़ मत बन, रुलाएगा क्या? अब निकल जाए यहाँ से। इस तरह मैं उस अमेरिकन को, सो कॉल्ड प्रिजनर ऑफ वॉर को बचा लेता हूँ। एक दिन जनरल दोबारा मुझे बुलाता है और पूछता है उस बंदे का क्या हुआ? उस बंदे को मैंने वापस भेज दिया। अच्छा, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बताया तो था, आपने बंदे ही नहीं भेजे। यार मैं भूल गया यार, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे याद ही नहीं रहा। भाई सदाओ, तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं भूल गया था। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। That's it guys, यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरा नाम डैरी है यार। मुझे इस गार्डन में बहुत ही स्लो चलना होगा, कोई देख ना ले यार मुझे। यहाँ पे बहुत शांति है, तो हल्की सी भी आवाज़ मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है। मैं बीच बीच में रुकता हूँ, फिर चलना शुरू कर देता हूँ। मैं जैसे ही घास के पास पहुँचता हूँ तभी मुझे एक आवाज़ आती है, एप्पल से बच के चलो बेटा। क्या कौन है वहाँ? अरे सॉरी, मेरा नाम लैम्ब है। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि जो नीचे क्रैब एप्पल्स हैं उनसे बच के चलो, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएं और तुम गिर जाओ। मैं यहाँ, मुझे लगा ये खाली जगह होगी, मुझे लगा ये यहाँ कोई नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं हूँ बस। तुम इतना डर क्यों रहे हो बेटा? सब ठीक है, टेंशन ना लो। नहीं, बात उसकी नहीं है, मुझे लगा ये गार्डन खाली होगा, खाली घर होगा, यहाँ कोई नहीं रहता होगा। हाँ तुमने सही कहा, घर तो खाली है, क्योंकि ये घर मेरा है और मैं बाहर हूँ, गार्डन में हूँ, तो घर तो खाली है तब तक जब तक मैं अंदर ना चला जाऊँ। इस ब्यूटीफुल मौसम में अंदर कौन जाना चाहेगा यार? इस मौसम को एंजॉय करने में जो मज़ा है वो घर में बैठने में कहाँ है। मुझे जाना चाहिए। हाँ मुझे जाना चाहिए। नहीं बेटा, मेरी वजह से मत जाओ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस गार्डन में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये देखो, गार्डन का गेट भी हमेशा खुला रहता है। तुम इकलौते इंसान हो जो दीवार से चढ़ के आए हो। ओह, तो आप मुझे घूर रहे थे? ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, मेरी बस नज़र तुम पे पड़ गई थी। बाकी दरवाज़ा खुला हुआ था, सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है। मैं यहाँ चोरी वोरी करने नहीं आया। अरे हाँ मुझे पता है, तुम चोरी करने नहीं आए, चोरी करने तो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे जो यहाँ से एप्पल चुरा के ले जाते हैं। तुम इतने छोटे भी नहीं हो, तुम तो 13 साल के लगते हो। नहीं जी, मैं ना 14 साल का हूँ। लेकिन मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, गुड बाय। अरे भाई, कहा तो मेरी वजह से मत जाओ, ये गार्डन मेरा ही है, बस मैं ही रहता हूँ यहाँ पे। अरे नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं क्यों डरूँगा? इवन लोग मुझसे डर जाते हैं। अच्छा जी,
तो क्या आप मुझे बताएंगे लोग आपसे क्यों डर जाते हैं? अरे कोई एक वजह हो तो बताओ ना। मेरे से हर इंसान डरता है, चाहे वो कैसा भी हो, कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, हर इंसान मेरे से डरता है। और मुझे पता है कि लोग मेरे को देख के कैसी एक्टिंग करते हैं, कैसे शक्लें बनाते हैं, सब पता है मुझे। पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले लोग मुझे देखते हैं, फिर ये देखते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, फिर वो मेरे चेहरे को देखते हैं और फिर चेहरे को देख के कहते हैं ओ कितना बुरा चेहरा है ये। और उनके दिमाग में आता होगा इससे गंदी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी, कितना बेचारा है ये। मैं आपको बता दूं मैं कोई बेचारा उचारा नहीं हूँ, आप भी अंदर से डरे हुए हो। हर कोई डर जाता है, इवन मैं भी डर जाता हूँ जब मैं अपने चेहरा शीशे में देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ। यार इस बच्चे के अंदर कितनी नेगेटिविटी है। एक काम करता हूँ, बात घुमाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद शाम हो जाएगी, फिर मैं एक स्टिक और जीनों के सहारे से इस पेड़ पे चढ़ूंगा और यहाँ पे क्रैब एप्पल्स को तोड़ लूँगा और बाद में इनकी जली बनाऊँगा। यार इस सितंबर के मौसम में मौसमी का और एप्पल का जूस पीना बहुत बेहतरीन होता है। जूस पिला दो, मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। ये जादुई फ्रूट्स हैं एक तरीके से। तुम चाहो तो तुम जेली बनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो और यहाँ रुक सकते हो। अरे आपने बात क्यों घुमा दी, आपने टॉपिक क्यों चेंज किया? खैर लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। क्यों, आखिर क्यों तुम मुझसे नहीं पूछते हो? तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तुम भी औरों की तरह करो ना, जैसे सब लोग पूछते हैं। तुम भी पूछो कि क्या हुआ है मुझे, कैसे हो गया ये। देखो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पूछना चाहिए तो मैं पूछ लेता हूँ, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे को। बाकी मुझे लगता है तुम्हारा चेहरा आग से जल चुका है। नहीं नहीं जी, मेरा चेहरा आग से नहीं जला है। मेरे आधे चेहरे पे एसिड गिर चुका था, तो मेरा चेहरा आधा एसिड से जल चुका है, या यूँ कहा जाए एसिड ने मेरे आधे चेहरे को खा लिया है और अब मैं ज़िंदगी भर ऐसा ही दिखूंगा। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आपको मेरी बातों में इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? अरे मुझे तो दुनिया के हर चीज़ में इंटरेस्ट आता है। वो दीवार देख रहे हो, वहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ तो कचरा है। कचरा? अरे लड़के ध्यान से देखो। अरे हाँ वहाँ तो बस घास है, छोटा मोटा कचरा ही तो है, और कुछ जंगली पौधे हैं। हाँ लोगों के लिए वो जंगली पौधे होंगे, पर मेरे लिए वो जंगली पौधों का एक गार्डन है। यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पेड़ हैं और वीड्स भी हैं। मैंने जानबूझ के वहाँ पे वीड्स उगाए हैं। फ्लावर्स और वीड्स दोनों ही हरियाली देते हैं, तो दोनों मेरे लिए सेम हैं। जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। नहीं जी, हम सेम नहीं हैं। हाँ तुमने सही कहा, हम सेम नहीं हैं। मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है और मेरी एक टांग नकली है। तुम खड़े हो, मैं बैठा हुआ हूँ, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्या तुम्हारी एक टांग नकली है? हाँ मेरी एक टांग नकली है। कई साल पहले मेरी एक टांग बम से फट गई थी। यहाँ के बच्चे मुझे लैमी लैम चलाते हैं। इसका मतलब होता है लंगड़ा लैम, और वैसे भी ये नाम मुझ पर काफ़ी फिट बैठता है। देखो यार, तुम ट्राउज़र पहन सकते हो, तुम इसे कवर कर सकते हो, तुम्हें कोई नोटिस नहीं करेगा, पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा चेहरा जला हुआ है। तो हाँ, हम सेम नहीं हैं। अरे यार एक बात बताओ, तुमने वो ब्यूटी और बीस्ट की कहानी सुनी है? हाँ मैंने सुनी है। क्या होता है इस कहानी में? अरे इस कहानी में एक राक्षस होता है जिसको एक राजकुमारी किस करती है। जब वो राजकुमारी किस करती है तो वो राक्षस जो है एक बहुत सुंदर हैंडसम सा राजकुमार बन जाता है। क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? अब एक बार अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो, एक बार इस किताब के बारे में सोचो। बाल को अगर आपकी पढ़ाई अभी भी नहीं हो रही है तो ये किताब आप लोगों के लिए। इस किताब में मैंने 1500 से ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं। आरटीसीज है, राइटिंग सेक्शन है, टेस्ट पेपर्स है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो जाओ भैया, अगर आपको अपने इंग्लिश में मार्क्स अच्छे लेके आने हैं तो ये किताब जल्दी से बाय कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाओ, ऑफर निकला हुआ है। हाँ तुमने सही कहा। तो इस कहानी में क्या सीखने को मिला? अरे मुझे कोई किस नहीं करने वाला और मैं कोई राजकुमार नहीं बनने वाला। हाँ ये तो बात सही है कि तुम ऐसे चेंज नहीं होने वाले, लेकिन इस कहानी में तुम्हें सीखने को क्या मिला? इस कहानी में तुम्हें सीखने को ये मिला कि आप बाहर से कैसे भी दिखते हो फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप अंदर से खूबसूरत हो तो। वो बाहर से भले ही राक्षस था पर अंदर से एक राजकुमार था। तो आप अंदर से कैसे दिखते हो वो इम्पॉर्टेंट है। यार फिर भी यार मुझे कौन ही किस करेगा? सिर्फ मेरी माँ ही है जो मेरे चेहरे पे किस करती है, वो भी उस चेहरे पे जो जला हुआ नहीं है। तो मेरी माँ भी मेरे जले हुए चेहरे से नफरत करती है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है वो तुम्हारे नॉर्मल चेहरे पे इसलिए किस करती हो ताकि वो तुम्हें नॉर्मल फील कराना चाहती हो।
तो आप इस बात पे फोकस करो ना कि आप अंदर से खूबसूरत होने चाहिए। यार फिर भी यार, मैं एक बार बस स्टॉप पे खड़ा था तो दो महिलाएं कहती हैं, हाय हाय कितना भयानक चेहरा है इसका, ठीक है सिर्फ इसकी माँ ही इससे प्यार कर सकती है। अरे तुम्हें ऐसे बुरा लगने लग गया फिर तो तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक काम करो, अपने कान बंद रख लो। अरे अपने कान कैसे बंद कर लो? तो अगर अपने कान बंद नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, इस आवाज़ को सुनो। ये कैसी आवाज़ है? ये मधुमक्खियों की आवाज़ है। कैसी आवाज़ लग रही है तुम्हें? ये आवाज़ तो बहुत अनोइंग है ना। तुम्हें अनोइंग लग सकती है पर मुझे नहीं। मेरे लिए ये मधुमक्खियाँ गाना गा रही हैं। उसी तरीके से जितने भी लोग आपके बारे में बोलते हैं, तो हो सकता है आपको बज़ की साउंड लगे या हो सकता है आप उसको नॉर्मल ले लो। तो आपको जो नॉइज़ बार बार सुनाई दे रही हो उसको जो है पॉजिटिव ले लो, उसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। यार बात तो तुम ठीक करते हो, लेकिन फिर भी यार लोग मुझे देख के डर जाते हैं। एक काम करो, तुम ना अपने आप को एक रूम में बंद कर लो। ऐसा एक इंसान ने भी किया था। वो अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है क्योंकि वो डरता है कि भैया वो मर जाएगा, कि भैया कहीं उसके ऊपर बस ना आ जाए, कोई गधा उसको लात ना मार दे, किसी केले के छिलके के अगर नीचे आ गया वो तो कहीं गिर के मर ना जाए, कभी बिजली का खंभा उसके ऊपर ना गिर जाए। तो इसी डर से वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और बिस्तर में सो जाता है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पे सोने के लिए गिरता है तभी ऊपर से एक पेंटिंग गिरती है उसके सर पर और वो मर जाता है। इससे क्या सीखने को मिला? अरे कैसी कहानी है ये? सीखने को क्या मिला? इससे सीखने को मिला कि तुम जितना भागोगे वो तुम्हारे पीछे उतना ही आएगा। तो तुम क्या करते हो पूरे दिन? मैं पूरे दिन बस वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठा रहता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, गाने सुनता रहता हूँ और मौसम को एंजॉय करता रहता हूँ। देखो मेरे घर में भी कोई खिड़की और पर्दे नहीं हैं। मैं बस और बस इसको एंजॉय करता हूँ। तुम्हें पता है, मैंने कई बार जो है अपने घर वालों को बात करते हुए सुना है। मेरे घर वाले हमेशा कहते हैं ये लड़का क्या ही कर पाएगा, क्या ही करेगा ये आगे। अरे बेटा, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान दिए हैं, इतना अच्छा दिमाग दिया है, तुम इसका इस्तेमाल करो ना। तुम औरों से अच्छा कर सकते हो। औरों से अच्छा कैसे? अरे वैसे ही जैसे मैं करता हूँ। यार फिर भी तुम्हारे पास फ्रेंड्स तो होंगे ही। हाँ, मेरे पास 100 से ज़्यादा फ्रेंड है। और तुम इस घर में अकेले रहते हो? हाँ, मैं इस गार्डन में अकेले रहता हूँ। मेरे दोस्त अक्सर जो है गार्डन में आते रहते हैं। गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है। मैं उनको एप्पल, ऑरेंज, टॉफ़ी सब कुछ दिया करता हूँ। कोई भी आ सकता है, तुम भी आ सकते हो। पर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, पर तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। और दोस्त बनने के लिए बस मुझे तुम्हारा नाम जानना है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डैरी है, डैरी। ओके डैरी, तो आज से हम दोस्त हुए। क्यों, बन सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन फिर भी यार लोग बहुत अजीब होते हैं। मुझे नफ़रत है अजनबी लोगों से। मैं एक बात बता दूँ, ये एसिड ने सिर्फ तुम्हारे चेहरे को जलाया है, पर जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, ये तुम्हें अंदर से जलाते जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो नफ़रत है ये जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और अगर यही नफ़रत बनती रही तो तुम एक दिन जो है बहुत ज़्यादा अंदर से ख़त्म हो जाओगे। एक बात बताओ, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बुरा क्या सुना है वो मुझे बताओ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बुरा, हाँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे ही घर वाले आए थे। उसमें से कोई कहता है कि भाई तुम मर क्यों नहीं गया, तो वापस घर पे मत आइयो। मुझे बहुत बुरा लगा यार जब मेरे घर वालों में से किसी एक ने कहा। तो भाई उसने तुम्हें डिमोटिवेट किया और तुम डिमोटिवेट हो गए। तो वो जीत गया, तुम हार गए। तो मैं इन सब चीज़ों से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? अरे बस वही सिंपल, वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। आप जो है अपने आप को इंगेज रखो जैसे मैं रखता हूँ। और ये गार्डन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। तुम्हें पता है, सड़कों पे बच्चे मुझे लैम्बी लैम चिल्लाते हैं और शाम को वही बच्चे मुझसे एप्पल और ऑरेंज लेके जाते हैं। अच्छा जी, आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। इवन मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है। क्या बात है यार। अच्छा, मुझे ना घर जाना पड़ेगा। मुझे अपनी मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम वापस नहीं आओगे। हाँ, आज नहीं आऊँगा, कल आ जाऊँगा। अरे मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैर तो है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ तुम आओ, तुम्हारे लिए मैं जो है एप्पल्स रखूँगा, जल्दी आओ। देखा मधुमक्खियों, वो कह रहा है कि वो वापस आएगा। हर कोई यही कहता है पर कोई वापस नहीं आता है। अब गाइस, ये जो सीन है ये घर का सीन है। अरे तुझे पता भी है वो कैसा इंसान है? हाँ मम्मी, मुझे पता है वो कैसा इंसान है। अरे मैंने सुना है वो अच्छा इंसान नहीं है। अरे मम्मी डरो मत, उनकी बस एक टांग नकली है। वो इंसान बुढ़ा है और उसके विंडो पे कोई पर्दे भी नहीं है। वो बस बैठना, किताबें पढ़ना और सोचना उसको पसंद है। मैं वहीं जा रहा हूँ। नहीं, तू वहाँ नहीं जा रहा। नहीं मम्मी, मैं वहीं जा रहा हूँ। अरे बेटा, तेरा चेहरा जला हुआ है। तो क्या हुआ मम्मी? मेरा चेहरा जला हुआ है तो क्या हुआ?
मैं जो है वहीं जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। अरे लेकिन बेटा, लेकिन होगी कुछ नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ। अब गाइस जो सीन है, ये सीन 3rd है। इस सीन में क्या होता है कि जो मिस्टर लैम है वो सीढ़ियों के सहारे एप्पल्स को तोड़ रहा है। बस 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 थोड़ी दूर और लैम, थोड़ी दूर और फिर मैंने एप्पल्स पकड़ लिया। हाँ हाँ बस ऐसे ये, और इतनी देर में वो गिर जाता है और सीढ़ियाँ उसके ऊपर गिर जाती हैं। और इसी बीच डैडी जो है दरवाज़ा खोलता है और कहता है, देखो मिस्टर लैम, मैं आ गया। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, तुम्हें क्या हुआ मिस्टर लैम? नहीं मिस्टर लैम, तुम ऐसे नहीं जा सकते मिस्टर लैम। आखिर तुमने ही तो मुझे इस दुनिया में जीना सिखाया था और तुम ऐसे नहीं मर सकते मिस्टर लैम। आंखें खोलो मिस्टर लैम, आंखें खोलो। देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ मिस्टर लैम, प्लीज़ आंखें खोलो मिस्टर लैम। इस दुनिया में तुम ही तो थे जिसने मुझे समझा था मिस्टर लैम। प्लीज़ मिस्टर लैम, आंखें खोलो मिस्टर लैम, आंखें खोलो। दैट्स इट गाइस, यही था चैप्टर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। और प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए या बेहतरीन किताब चाहिए तो हमारी किताब आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है भाई। नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए जल्दी से किताब बाय कीजिए और सेल्फी लेके मुझे भेजिए इंस्टाग्राम पे, मैं उसको पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी एनिमेटेड वीडियो में। इस चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले पार्ट का नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जेट कलासा और दूसरे पार्ट का नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग बाय बामा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। मुझे याद है लैंड ऑफ एप्पल में मेरा पहला दिन। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, पेड़ों पे कोई पत्तियां नहीं थी। मैंने जो है स्नो बूट पहन रखे थे, बहुत सारे कपड़े और उन कपड़ों के ऊपर एक ब्लैंकेट। आज मेरा पहला दिन है इस बोर्डिंग स्कूल में। यहाँ के लोग बड़े अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे। बेसिकली यहाँ का कल्चर हमारे नेटिव अमेरिकन से बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत बेकार है ये स्कूल। सुबह के टाइम एकदम से एक बेल बजती है। सभी लोग जो हैं उस बेल की आवाज़ सुन के एक लाइन बना लेते हैं। मैं भी कंफ्यूजिंग तरीके से एक लाइन में घुस जाती हूँ। तभी जो है एक और बेल बजती है और सब लोग मार्चिंग करते हुए एक रूम में एंट्री ले लेते हैं। जैसे ही मैं रूम में एंट्री लेती हूँ मुझे समझ में आता है, ओह कैंटीन है ये, ब्रेकफास्ट का समय हो गया। सभी लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव चेयर्स के आगे खड़े थे। मैंने चेयर को पुल किया और बैठ जाती हूँ। तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि उस पूरे रूम में सिर्फ मैं ही बैठी हुई हूँ, बाकी सभी लोग खड़े हैं और दूसरे बेल का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ से बॉयज़ की भी एंट्री होती है तो मुझे बड़ा अनोइंग लगता है कि सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे हैं। मेरा जो ब्लैंकेट होता है वो मेरे कंधों से गिर जाता है। मैं जैसे तैसे होपलेस होके खड़ी होती हूँ, तभी एक और बेल बजती है और सब लोग बैठ जाते हैं। अब सब लोग दोबारा मुझे घूर रहे हैं कि यार जब मैं बैठी थी सब लोग खड़े थे और जब मैं खड़ी हुई तो सब लोग बैठ गए हैं। ये मोमेंट मुझे बहुत ऑकवर्ड फील कराता है। एक पेल फेस वीमेन मुझे घूर रही होती है और मैं बहुत होपलेस हो जाती हूँ। एक और बेल बजती है और सभी लोग जो हैं खाना स्टार्ट कर देते हैं और मैं रोना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि मुझे चम्मच से खाना नहीं आता। बहुत बेकार दिन था यार वो। ऐसा लग रहा था जैसे खाना भी फॉर्मूले से हो रहा है, इज ईटिंग बाय फॉर्मूला। मुझे ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में नहीं आया। जैसे तैसे दिन बीता। शाम को मेरी एक दोस्त आती है और कहती है, तेरे को पता है तेरे बाल कटने वाले हैं। अरे जुड़विन, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे बाल कटने वाले हैं? हाँ, एक पेल फेस विमेन तेरे बालों के बारे में बात कर रही थी। तेरे बाल बहुत हैवी हैं, तेरे बाल कटेंगे। नहीं 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 नहीं, ये बाल तो मेरे कल्चर की निशानी है, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी। देखो, इस स्कूल के आगे तेरे को झुकना पड़ेगा। वो लोग पावरफुल हैं, तू कुछ भी नहीं कर सकती। तेरे को अपना बाल कटवाना ही पड़ेगा। देखिए मैं स्ट्रगल करूंगी। मेरी मम्मी कहती हैं कि बाल उसके छोटे होते हैं जो कायर होते हैं, कैदी होते हैं, अपराधी होते हैं या जिनके यहाँ कोई मर जाता है। और मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैं तो बाल नहीं कटवाने वाली। अगले दिन सुबह मैं जो है बिना किसी के नोटिस करे जल्दी उठ जाती हूँ और क्रॉलिंग करते हुए सीढ़ियों के सहारे ऊपर चली जाती हूँ और एक छोटे से कमरे में एंट्री ले लेती हूँ। मैं चुपचाप क्रॉल करते हुए बेड के नीचे घुस जाती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई देखेगा नहीं। थोड़ी देर बाद मेरी आवाज़ मुझे आने लग जाती है। मेरी आवाज़ धीरे धीरे मेरे पास आ रही है, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। तभी एकदम से गेट खुल जाता है और रूम में रोशनी आ जाती है। कोई एक इंसान पर्दा हटा लेता है और थोड़ी देर बाद वो नीचे देखते हैं और मुझे वो नीचे बेड के नीचे पा लेते हैं। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती खींचते हुए नीचे लेके आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने मेरे हाथ को बहुत टाइट पकड़ रखा है और मुझे ज़बरदस्ती वो नीचे लेके चले गए।
प्लीज 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 मेरे बाल मत काटो, प्लीज 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 मेरे बाल मत काटो। उन्होंने मेरे को जबरदस्ती ये कुर्सी पे बैठा दिया, प्लीज ये मेरे कल्चर की निशानी है, मेरे बाल मत काटो प्लीज। उन्होंने मेरे गर्दन पकड़ के मेरे बाल काट दिए। नहीं यार, मैंने अपनी आइडेंटिटी, मैंने अपनी पहचान, मैंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने मेरे बाल बेरहमी से काट दिए। ऐसा लग रहा था जैसे एक भेड़ के बाल काटे जाते हैं। मुझे बहुत कायरता फील हो रही थी, मैं बहुत हारी हुई फील हो रही थी। यही थी मेरी कहानी, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट 2 है। इसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग बाय बामा। ये बामा की ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने कारुक्यू नाम के नॉवल से लिया है। मैं ना जब घर से स्कूल जाया करती थी तो मैं 15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती थी, लेकिन जब मैं स्कूल से वापस घर आया करती थी तो मुझे आधे घंटे से 1 घंटा लगता। आखिर ऐसा क्यों था? बेसिकली जब मैं स्कूल से घर पे आती थी तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बाजार पड़ता था, एक बहुत बड़ी मार्केट पड़ती थी और मुझे हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती थी। अब चाहे वो मिठाई की दुकान हो, सपेरा हो, खिलौने हो, साइकिल चलाने वाले लोग हों, पॉलिटिशियन पार्टी की स्पीच हो या मराठा मंदिर हो। वो बात अलग है मैं कभी उस मंदिर में जाती नहीं थी, पर फिर भी उसकी घंटी और उसकी आवाज़ मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी। हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी और हर एक चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा रोका करती थी। एक बार की बात है, मैं ऐसे ही बाजार में घूम रही थी, तभी मुझे हमारी ही गली का एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई दिया। वो जो है झुक के चल रहा था। मुझे बड़ा फनी लगा कि यार ये झुक के चल रहा है, लेकिन इसने अपने हाथों को इतना अजीब तरीके से क्यों पकड़ रखा है? इसके हाथ में कुछ थैला था, उस थैले में कुछ खाने का सामान था। अगर मैं गेस करूं तो उसमें ग्रीन बनाना भाजी कुछ था। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये बुढ़ा आदमी जो है इतने अजीब तरीके से क्यों चल रहा है, और इसके साथ साथ इसने जो अपने हाथों को अपनी बॉडी से इतना दूर क्यों रख रखा है, और इतनी लंबी रस्सी, ओए हो, इतनी लंबी रस्सी के साथ कौन पकड़ता है थैले को? क्योंकि मुझे हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती थी तो मुझे वो चीज़ भी अट्रैक्ट कर गई और मैं जो है उस बुढ़े के पीछे हो ली, ये देखने के लिए कि आखिर बुढ़ा जा कहाँ रहा है। मैं नोटिस करते हूँ कि वो ओल्ड मैन जो है एक अजीब सी गली में मुड़ता है, एक ऐसी गली जहाँ पे मैं आज तक नहीं गई थी। मैं उस गली के एक कोने से देखती हूँ वो बुढ़ा इंसान जो है एक मोटे से आदमी के पास चला जाता है, वो आदमी जो कुर्सी पे बैठा होता है। फिर ये बुढ़ा उसके आगे झुकता है और अपना थैला उसके आगे बढ़ा देता है। वो आदमी उस थैले को खोलता है और खाना शुरू कर देता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैंने कहा यार, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि बुढ़े लोगों के आगे झुकना चाहिए, लेकिन ये बूढ़ा इंसान जो है उस जवान आदमी के आगे झुक रहा था। और आखिर उसने पैकेज को इतने अजीब तरीके से क्यों पकड़ रखा था? आखिर क्या था उस पैकेज में? आखिर क्यों उसको अपनी बॉडी से टच होने नहीं दे रहा था? इन सवालों के साथ मैं घर चली जाती हूँ। तभी मेरा भाई अन्ना मुझे देख के समझ जाता है कुछ तो बात है। वह मुझसे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? भैया, मैंने आज अजीब सा सीन देखा। अच्छा, तुमने क्या देखा? आखिर बामा ने मार्केट में क्या देखा है, इस बात का जवाब तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन इसको लिखोगे कैसे? इसका जवाब मिलेगा आपको मेरी किताब से। इस किताब में आपको 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, आरटीसीज मिलेगा, हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ साथ राइटिंग सेक्शन जो मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया है, जिसको आप कॉपी पेस्ट करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 50 से ज्यादा पैसेज हैं और ना जाने अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, चाहे वो समरी हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो किसी प्रकार के अलग अलग पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन ही क्यों ना हो। तो जल्दी से जाइए, ये किताब जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। जाओ जाके बाय करो, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही टाइम बचा हुआ है। मैंने देखा कि भैया एक बुढ़ा आदमी जो है एक जवान आदमी के आगे झुकता है, खाना आगे बढ़ाता है, और वो ऐसा खाना था जिसने उसे टच भी नहीं कर रखा था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भैया ये आम बात है क्या? हाँ, ये हमारी कम्युनिटी के लिए आम बात है। हमारी कम्युनिटी से भैया आपका क्या मतलब है? बेसिकली वो जो बुढ़ा था वो दलित अनटचेबल कास्ट से पैदा हुआ था, और यहाँ के लोग मानते हैं कि कोई भी इंसान पॉल्यूट हो जाएगा अगर उसे अनटचेबल या दलित लोग छू लेंगे। अरे, किसी के छूने से कोई पॉल्यूट कैसे होता है? नहीं, यहाँ के लोग मानते हैं कि एक जाति ऊंची है और एक जाति नीची। हम लोग भी लोअर कास्ट फैमिली से पैदा हुए हैं। वो बुढ़ा हमारी गली का होगा। हाँ भैया, हाँ, वो हमारी गली का था। देखा, तो बेसिकली उस बुढ़े ने उसको इस तरीके से पकड़ रखा था ताकि वो गलती से उसको छू ना ले। लेकिन भैया ऐसा क्यों करते हैं? वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम सब लोग मानव ही तो हैं। लेकिन भैया मैं ना इन लोगों से भी खफा हूँ। आखिर क्यों वो बुढ़ा आदमी जो है इस आदमी के आगे झुकता है? हम क्यों इतनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं? दरअसल अगर हम ये रिस्पेक्ट ना दिखाएं तो हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। हम लोगों को गांव से अलग रखा जाता है, हमारी कम्युनिटी भी अलग होती है, हमारे पीने का पानी भी अलग होता है, यहाँ तक कि हमारे भगवान भी अलग होते हैं,
हमारे मंदिर भी अलग कर दिए जाते हैं। भैया वैसे आपके साथ भी होता है ये? हाँ मेरे साथ यूजली होता रहता है। लास्ट टाइम कब हुआ था भैया बताओ ना। अरे अभी हाल ही फिलहाल की बात है, मैं अपनी लाइब्रेरी से पढ़ते हुए आ रहा था, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अभी 2 लड़के मुझसे आके पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है अप्पा। मैं बोलता हूँ मेरा नाम ये है। तो मेरे नाम से मेरी कास्ट पता नहीं लगा पाते। वो पूछते हैं अच्छा तुम रहते कहाँ हो। मैं उनको बताता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो जो है मुझे गाली बकते हैं, धक्का देते हैं और चले जाते हैं। दरअसल वो मेरे ड्रेसिंग स्टाइल से अट्रैक्ट होके आए थे, लेकिन जब उन्होंने मेरा नाम पूछा ये जानने के लिए कि मेरी जाति क्या है, लेकिन जब उनको नाम से मेरी जाति समझ में नहीं आई तो उन्होंने पूछा मैं कहाँ रहता हूँ। तो उनको गली से समझ में आ गया कि मैं नीची जाति का हूँ, इसलिए वो गाली बक के चले गए। तो इस समाज में हर दिन ऐसा होता रहता है। तुम्हारे साथ भी बामा होगा। लेकिन भैया मैं इस चीज़ को कैसे दूर करूँ? बहुत सिंपल है। अगर तुमने एजुकेशन को स्ट्रांग कर लिया, अगर तुमने पढ़ाई को स्ट्रांग कर लिया, तो कोई भी तुम्हें पिछड़ी जाति का नीची जाति का नहीं समझेगा। सिर्फ एजुकेशन एक ऐसी चाबी है जो तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकाल सकती है। मैं वादा करती हूँ भैया मैं टॉप करूँगी और उसके बाद जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। और बामा ऐसे ही करती है, वो टॉप भी करती है और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। और उसके बाद जो है बामा जी जो हैं दलितों के राइट्स के लिए बहुत कुछ लिखती है। यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग एक कमेंट करें। आप लोग मुझे बताएं कि क्या ये कास्ट सिस्टम, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन सही है, गलत है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।